बच्चों, आज हम इतिहास विषय के प्रथम पाठ को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। ठीक है, क्या शीर्षक है? भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, यानी गोल्डन जो पेपर है, गोल्डन टाइम जो रहा है इंडियन हिस्ट्री का, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और मैं समझती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा अनुमान है कि आपको इस पाठ के शीर्षक का पूर्व ज्ञान बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि हमारा जो शीर्षक है इसके अंतर्गत वो है मौर्य साम्राज्य। तो आप कक्षा 6 के अंदर आपने जो है इसके बारे में पढ़ा होगा और आपको पूर्व ज्ञान भी होगा, मैं ऐसा अनुमान रखती हूँ। फिर भी हम शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य, इसका समय देखिए आप। मौर्य साम्राज्य का समय है 185 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, या फिर आप इसको ढंग से ऐसे पढ़ेंगे, ईसा पूर्व 322 से 185 ईसा पूर्व तक का टाइम है, क्योंकि ये कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो किताबी भाषा के अनुसार चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास सुदृढ़ धरा पर अवतरित होता है। विदेशी राज्यों से कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत होती है। भारत के राजनीतिक एकीकरण एवं भारतवर्ष की वास्तविक संकल्पना दृष्टिगोचर होती है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। उनमें से कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको इनको अपनी कॉपी में लिख लेना है और इसे लर्न भी कर लेना है, क्योंकि किसी न किसी एक राइटर की किताब ज़रूर पूछी जाती है। तो आप देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, सबसे पहली बुक का नाम क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद दूसरी पुस्तक का नाम देखिए, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त की बुक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। फिर उसके बाद सोमदेव की कथा सरित सागर। सोमदेव की बुक का नाम क्या है? कथा सरित सागर। उसके बाद क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र की बुक का नाम देखिए आप, वृहत कथा मंजरी बुक है क्षेमेंद्र की। ठीक है, उसके बाद दीपवंश महावंश टीका। भद्रबाहु की पुस्तक का नाम देखिए, भद्रबाहु ने भी अपनी एक पुस्तक रचित लिखी है। भद्रबाहु की पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। स्ट्रेबो, प्लूटो, जस्टिन आदि यूनानी यात्री, फायान, ये आप सुन चुके होंगे, फायान चीनी यात्री हैं सब, फायान, हैंसांग, इत्सिंग, ये सब गुप्त वंश के दौरान आए। आपको पता होगा कि हैंसांग जो है वो राजा हर्षवर्धन के समय आया, और फायान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, और श्रीगुप्त के समय इत्सिंग आया। तो ये यात्री हैं जो भारत की यात्रा कर चुके हैं, चीनी यात्री हैं ये। उसके बाद रुद्रदामन, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है ये। रुद्रदामन का ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार पूछा गया है, जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद सम्राट अशोक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सम्राट अशोक के अभिलेख, जो कि आपको पता है ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत अधिकतर लिखे गए हैं, जो हमें पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिले, ये सभी मुख्य स्रोत मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मिले हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं हम बच्चों। आपने इससे पूर्व, आपको जो पूर्व ज्ञान होगा, आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले एक नंद वंश का शासन था, जिसके बारे में हम पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। और नंद वंश का जो राजा था वो था महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद के बाद नंद वंश का जो अंतिम राजा था वो था घनानंद। तो घनानंद के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि घनानंद जो था बच्चों, वो एक प्रकार से शासन के प्रति लापरवाह इंसान था, कुशासन संभालता था, प्रजा से उसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, प्रजा उसके शासन में खुश नहीं थी। प्रजा खुद चाहती थी कि एक ऐसा राजा आना चाहिए जो जनता की सुने और जनता के अनुसार शासन चलाए। ठीक है, वो नंद वंश के इस घनानंद राजा से मुक्ति चाहती थी, और उन्हें ऐसे ही एक अच्छे शासक का इंतज़ार था जो प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे। ठीक है, और ऐसे में आपको उसके अलावा आपको पता होगा चाणक्य के बारे में, जिनका पुराना नाम
जिनका एक नाम कौटिल्य है और एक नाम विष्णुगुप्त भी है। और चाणक्य ने कौटिल्य नाम से ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये चाणक्य एक प्रकार से देखा जाए तो चाणक्य के अपमान की कहानी है ये नया शासन, जिसमें चंद्रगुप्त राजा बनता है। इसके बारे में एक कथा भी है, अगर आप जानते हो तो सुन लीजिए कि इसमें क्या होता है कि एक बार चाणक्य जो है कहीं से वन आगमन कर रहा होता है, एक मार्ग से गुजर रहा होता है और उस मार्ग में कुछ कांटे रखे हुए होते हैं। तो जब वो कांटे रखे होते हैं तो चाणक्य, जो कि एक मानवीय व्यक्ति है, एक अच्छा इंसान है और एक संतवादी इंसान समझ सकते हैं आप, एक आचार्य है, प्रोफेसर है, तो वो उस रास्ते में से उन कांटों को उठाता है और ये सोच के उठाता है कि मैं अगर इस रास्ते से गुजर रहा हूँ तो ये कांटे मुझे भी चुभ सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से गुजरेगा तो उसको भी कांटे चुभ सकते हैं। और ऐसी अच्छी भावना के साथ उसने वो मार्ग में रखे हुए कांटे एक एक करके उठा लिए। उसको ये कांटे उठाते हुए देखता है कौन, नंद वंश के एक जो सामंत होता है वो उसको ये सब करते हुए देखता है, सैनिक कह लीजिए, सामंत कह लीजिए। तो वो उसको ये सब करते हुए देखता है तो वो ये मन में सोचता है कि यही इंसान ऐसा है जो शायद घनानंद को सबक सिखा सकता है। ऐसा सोचकर वो उसके पास जाता है, चाणक्य के पास, और चाणक्य से पूछता है कि आचार्य आप ये क्या कर रहे हैं। तो आचार्य बोलता है कि मैं राह में रखे हुए ये कांटे हटा रहा हूँ ताकि किसी और के पैर में ना चुभ जाए। ऐसी अच्छी भावना रख करके वो उसे कहता है कि आचार्य, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे सम्राट से एक बार, हमारे नंदवंश के जो राजा हैं महापद्मनंद, उनसे एक बार आकर ज़रूर मिले, उनकी सभा में आप ज़रूर आएँ। तो आचार्य ने जो है उसका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और आचार्य ने आने के लिए बोल दिया। तो आचार्य जो है गए सभा में और राजा की सीट के सामने बैठ गए। तो जैसे ही घनानंद आया, क्योंकि घनानंद जो था वो एक प्रकार से हमेशा मदिरा पान करके रखता था, तो वो आया और आकर के बैठा और उसने आते ही जैसे ही नज़र ऊपर की तो सामने उसे एक चोटीधारी व्यक्ति दिखाई दिया। तो घनानंद ने गुस्से में उसका अपमान किया, आचार्य चाणक्य का अपमान किया कि ये कौन है, और उसकी शारीरिक कुरूपता की बेइज्जती की। तो ये सब चीज़ देख कर के जो है आचार्य चाणक्य जो है वो खड़े हो गए सभा में और उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक, अपने केश खोल दिए उन्होंने और शपथ ली कि जब तक वो नंदवंश का शासन ख़त्म नहीं कर देते और एक अच्छा राजा नया प्रशासन शुरू नहीं कर देते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसी शपथ लेकर आचार्य चाणक्य वहाँ से निकल जाते हैं और जंगल में वो देखते हैं कि कुछ बच्चों के साथ कुछ बच्चे जंगल में खेल रहे होते हैं और उस जंगल का नाम जो है वो पीपली वन, मौर्य वन ही रहता है, पीपली वन। वहाँ मोर नाच रहे होते हैं। तो वहाँ उन बच्चों को देखते हुए एक बच्चे पर उनकी नज़र पड़ती है आचार्य की। वो बच्चा शासन संभालने के अनुसार गेम खेल रहा होता है। तो फिर चाणक्य जो है उस बच्चे की माता के पास जाते हैं और उस बच्चे को अपने लिए, अपने पास शिक्षा के लिए मांगते हैं कि मैं इसे एक अच्छा राजा बनाकर भेजूंगा। माता अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है कि मेरे बच्चे के भाग्य बहुत अच्छे हैं कि उसे इतना अच्छा गुरु मिल रहा है, और यही सोचकर माता जो है उस बालक को आचार्य चाणक्य को सौंप देती है। आचार्य चाणक्य उस बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं, प्रशासन चलाना सिखाते हैं और वही बालक आपका आगे जाकर बनता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो बच्चों, अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार उसने पूरे भारत का चक्रवर्ती सम्राट बने, वो पूरे भारत पर राज किया उन्होंने और कहाँ कहाँ उत्तरी। वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो उत्तरी भारत पर शासन किया है, तो उत्तरी भारत में भी कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर उसने कार्य किया। और अब हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेंगे और आपको वही महत्वपूर्ण फैक्ट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयार कर लेने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इनका समय है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। सबसे पहले देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य का नाम ही है विष्णुगुप्त और चाणक्य और कौटिल्य।
ठीक है, तीनों नाम आचार्य के ही हैं। कौटिल्य की सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है। तो घनानंद को युद्ध में हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कि उनका नाम चंद्रगुप्त रखा गया, तो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। यानी अगर आप ये पूछते हैं तो प्रश्न यही बनता है कि चंद्रगुप्त जो है शब्द या संज्ञा जो है ये किस अभिलेख में मिलती है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें मिलता है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त नाम से बोला जाता था। ठीक है। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने एक नए और एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला। ठीक है। चंद्रगुप्त के विषय में एक यात्री है प्लूटार्क। ठीक है। चंद्रगुप्त के विषय में यात्री प्लूटार्क क्या कहता है? यात्री प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, ऐसा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा। फिर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी भारत को सिकंदर के उत्तराधिकारियों से, क्योंकि उस समय सिकंदर आक्रमण कर रहा था, मगध पर करने वाला था, लेकिन उसकी जो सेना थी सिकंदर की वो अब युद्ध करना नहीं चाहती थी, थक चुकी थी, और इसीलिए सिकंदर जो है वो आक्रमण नहीं कर पाया। तो सिकंदर के उत्तराधिकारियों से मुक्त किया चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम भारत को, और नंद वंश का उन्मूलन किया। ठीक है। उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक सेल्यूकस नाम का जो राजा था वो भी आया, तो सेल्यूकस को भी पराजित करके संधि की उसके साथ, और उसकी पुत्री हेलना से, सेल्यूकस की पुत्री हेलना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ। और उसी के साथ आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक दरबारी है, वो है मेगिस्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। वो मेगिस्थनीज जो था वो पहले किसके पास था? वो इसी सेल्यूकस के पास था, लेकिन इसी चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस ने जब अपनी पुत्री हेलना से करी तो उससे मेगिस्थनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार को सौंप दिया और चला गया। तो संधि के लिए विवश करके साम्राज्य की स्थापना करी थी। साथ ही उसकी उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक उसकी सेना फैल गई। फिर से सुन लीजिए, उत्तर पश्चिम में तो वो ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक उसकी सीमा फैली हुई थी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उत्तर में और पश्चिम में, पूरब में और दक्षिण में, चारों दिशाओं में जो है वो अपना परचम लहरा चुका है। उसके अलावा 305 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक, सेल्यूकस कहाँ का रहने वाला था? मैसिडोनिया का। तो मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस हार गया था। तो इस समय सेल्यूकस को हराने वाला पावरफुल राजा और कोई नहीं, चंद्रगुप्त था, और पूरे भारत में इससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई राजा नहीं था। और यही सोचकर सेल्यूकस ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। दोनों के बीच में संपन्न हुआ युद्ध और संधि हो गई। इस प्रकार सेल्यूकस ने, ये देखिए लिखा हुआ आ गया है, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया और दहेज के रूप में एरिया, जो सेल्यूकस है उसने चंद्रगुप्त को दहेज के रूप में क्या क्या एरिया दिया है? एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेमिस डाई के क्षेत्र चंद्रगुप्त को दहेज के रूप में दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है प्लूटार्क यात्री आया हुआ था, तो आपने पढ़ लिया था कि 6 लाख सेना लेकर के जो है पूरे भारत पर अधिकार किया। और प्लूटार्क और क्या कहता है? प्लूटार्क कहता है कि जब शादी में दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने ये अराकेसिया एरिया और अराकोसिया, जुड्रोसिया, पेरीपेमिस डाई के क्षेत्र दहेज में दिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बदले में अपने ससुर को क्या दिया वो देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर सेल्यूकस को 500 हाथी दान में दिए। कितने? 500 हाथी दान में, 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। ठीक है। तो प्लूटार्क ने ये सब देखा था। सेल्यूकस ने अपने एक राज
राज दरबारी जिसका नाम है मेगास्थनीज, उस मेगास्थनीज को दरबारी को भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और यही मेगास्थनीज आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। तो आपको इस बुक का नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इंडिका की रचना किसने करी? मेगास्थनीज ने करी, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो विजय है, दक्षिण विजय, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तमिल ग्रंथों अहनानूर और मुन्नानूर तथा अशोक के अभिलेखों में मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, आपको इसको लर्न कर लेना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के बारे में जानकारी हमें कौन से तमिल ग्रंथों से मिलती है? तो एक तो अहनानूर, एक मुर्नानूरू, अहनामुर और मुर्नानूरू तथा अशोक के अभिलेखों में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है। अब उसके बारे में थोड़ा विशेषताएं देख लीजिए। चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा, सेना नायक और एक महान व्यक्ति था। महान विजेता ही नहीं था बल्कि एक योग्य शासक भी था, उसने अपने मुख्यमंत्री चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से ऐसी शासन व्यवस्था को निर्माण किया जो उस समय के अनुकूल थी। और अपने जीवन काल के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने बस यही आपका एग्जाम का क्वेश्चन आ गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ले ली थी। ठीक है, क्योंकि इससे पूर्व आपको मैं बता दूं वो शिव का भक्त था, हिंदू धर्म का था, लेकिन उसके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिसकी वजह से उसने इस जैन धर्म को अपना लिया और भद्रबाहु से दोस्ती करके उसे जैन धर्म इतना पसंद आया, क्योंकि सत्य अस्त्य चोरी नहीं करना, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो और अनुशासन में रहो, ऐसी कुछ अच्छी बातें हैं जो जैन धर्म की पहचान है, वो उसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जैन मुनि भद्रबाहु से, वो कर्नाटक के पास एक जगह है श्रवणबेलगोला, क्या नाम है? श्रवणबेलगोला। तो वो कर्नाटक गया श्रवणबेलगोला नामक जगह पर, ठीक है, और वहाँ जाकर उसने इस जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली और वहीं पर रहकर इसने जो है अपने प्राण त्यागे यानी उपवास किया इसने। ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है और चंद्रगिरी पहाड़ी पर इसने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए। और इसने एक संलयन विधि होती है जैनियों में, संलयन विधि यानी पूरा मतलब खाना पीना सब छोड़ देते हैं और पूरी तरह से उपवास करके अपने शरीर को त्याग देते हैं। आज की तारीख में ये सब कर नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगी हुई है कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को चोट यानी पीड़ा पहुंचाकर अपने प्राण नहीं त्यागेगा। इसलिए इस संलयन विधि को आज की तारीख में तो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी संलयन विधि यानी उपवास करके अपने प्राण त्यागे थे। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। श्रवणबेलगोला मैसूर में है, मैसूर का नया नाम कर्नाटक ही है। फिर आगे देखिए, तो इसके मरने के बाद इसका पुत्र आता है और पुत्र का नाम आप देख लीजिए बिंदुसार। तो फटाफट देखिए बिंदुसार के बारे में हम पढ़ते हैं। बिंदुसार का समय है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, 298 ईसा पूर्व में साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। चंद्रगुप्त मौर्य के मरते ही ये शासक बन गया था, लेकिन इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं जो हमें याद कर लेनी है। बिंदुसार को यूनानी लेखक क्या कहते हैं? अमित्रोचेट्स, याद कर लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार को यूनानी लेखक क्या कहते हैं? अमित्रोचेट्स कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रेबो ने बिंदुसार को क्या कहा? तो स्ट्रेबो ने बिंदुसार को बोला है अलिट्रोकेडस। क्या बोला है? अलिट्रोकेडस। स्ट्रेबो ने बिंदुसार को अलिट्रोकेडस कहा है, ठीक है। फ्लिट ने बिंदुसार को क्या कहा? फ्लिट ने बिंदुसार को कहा है कि बिंदुसार नहीं है, ये तो अमित्रघात है, यानी कि शत्रुओं का वध करने वाला बताया फ्लिट ने। बिंदुसार के पिता के जीते हुए क्षेत्रों को पूर्ण रूप से उसने अक्षुण्ण बनाए रखा। और एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यदान, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे जिनका वर्णन दिव्यदान में दिया गया है। इन विद्रोह को दबाने के लिए, जो 2 विद्रोह तक्षशिला में हुए थे बिंदुसार के समय, इन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पहले पुत्र अशोक फिर अपने दूसरे पुत्र सुसीम को भेजा विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है। स्ट्रेबो और क्या कहता है? स्ट्रेबो कहता है कि यूनानी शासक एंटीयोकस, इसके समय एक यूनानी शासक आया था बिंदुसार के समय, एंटीयोकस प्रथम बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम के राजदूत को भेजा,
उसके अलावा एक और तथ्य है कि बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर तथा दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी कौन कौन है? मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र डायोनिसस के नाम से एक राजदूत को भेजा। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में जो कि मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र, और आज की तारीख में इसको पटना कहते हैं, ठीक है। तो फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र डायोनिसस एक राजदूत को भेजा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसके शासनकाल में यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोचेट्स कहा है, स्ट्रेबो ने इसे अलिट्रोकेडस कहा है, फ्लिट ने इसे अमित्रघात कहा है, और उसके अलावा दिव्यदान में जो है तक्षशिला के 2 विद्रोह हुए थे। इन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक और सुसीम को भेजा। और स्ट्रेबो ने बताया कि इसके शासनकाल में एंटियोकस प्रथम बिंदुसार के दरबार में आया था और डाइमेकस नाम का राजदूत को उसने भेजा। एंटियोकस प्रथम से उसने बहुत सारी चीज़ें भेजने के लिए प्रार्थना की थी। और उसके अलावा आपने पढ़ा पाटलिपुत्र में डायोनिसस नाम का एक राजदूत को भी भेजा, ठीक है।